हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू सिर्फ 10 बस एक अभियान बच्चों के नाम। सो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ थर्ड चैप्टर दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल, आज हम लेके आए आपके लिए फोर्थ चैप्टर दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ओके, आप सभी को पता है कि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन और 3 मार्क्स के क्वेश्चन मोस्टली आपको कार्बन एंड कंपाउंड से देखने को मिलते हैं। आइए सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। Draw इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। तो आपको यहाँ पे क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने बोला गया। देखिए यहाँ पे आपको एटॉमिक नंबर दिया हुआ है क्लोरीन का 17, बट जरूरी नहीं है कि वो आपको हर बार एटॉमिक नंबर दे। ठीक है, तो सभी बच्चे एटॉमिक नंबर याद कर लेंगे। कहां से? फ्रॉम हाइड्रोजन टू कैल्शियम, इतना तो आना ही चाहिए हम। ठीक है, दैट इज फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1 टू एटॉमिक नंबर 20। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बोलिए, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2, 8, 7, K shell, L shell, M shell. Okay, so here M shell is the outermost shell. तो बोलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 7। यस, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा क्लोरीन का? Cl उसका सिंबल, और जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हमें रिप्रेजेंट करने। तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं डॉट से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका? क्लोरीन का। आई मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरीन रिएक्ट विद मीथेन in the presence of sunlight? Write the name of the reaction. आइए, तो हमें पता है कि सर ये जो रिएक्शन है उसका नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। गॉट इट? तो इस रिएक्शन का नाम क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो नाम से समझ में आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन मतलब यहां पे क्या होगा सर? जो मीथेन है दैट इज CH4, ये है मीथेन। सर जब हम मीथेन की रिएक्शन करवाएंगे क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देन the hydrogen atom of methane is replaced by chlorine। तो क्या होगा सर? यहां से हाइड्रोजन निकलेगा और क्लोरीन अटैच होगा, हमें मिलेगा प्रोडक्ट H that is CH3Cl plus HCl। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिला? बोलिए, क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन। तो यहां पे क्या हुआ है बताइए? सर हियर हाइड्रोजन एटम ऑफ मीथेन इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन, दैट्स व्हाई द नेम ऑफ द रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट, सब क्वेश्चन 3 पढ़िए क्या बोल रहा है। नेम द 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल्स टू एसिड। तो जब यहां पे अल्कोहल्स टू एसिड हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के लिए जो आपको रिएजेंट्स चाहिए उनका नाम क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो बताइए कि यहाँ पे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज किए जाएंगे वो कौन से रहेंगे? सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर नंबर 1, ओके, नंबर 1 दैट इज अल्कलाइन KMnO4 प्लस हीट। KMnO4 क्या होता है बोलो? पोटेशियम पर मैग्नेट। सेकेंड वन इज एसिडिफाइड K2Cr2O7 प्लस हीट। ओके, K2Cr2O7 क्या होता है बोलिए? पोटेशियम डाइक्रोमेट।
ठीक है, तो दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारे पास, अल्कलाइन KMnO4 प्लस हिट एंड एसिडिफाइड K2Cr2O7 दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस। गॉट इट? चलिए सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, गिव रीजन व्हाई कार्बन फॉर्म्स कंपाउंड्स मेनली बाय कोवेलेंट बॉन्डिंग। आइए, तो सबसे पहले हमें पता है कि सर जो कार्बन है, ओके, उसका एटॉमिक नंबर है सर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सर 2,4। व्हाट इट? K shell, L shell. L shell is the outermost shell. So बताइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए सर? 4। तो सर कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। मैं यहां पे बात करूं कार्बन की कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बेटा 6 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन भी है 6। यस, नाउ वी नो दैट कि हर एक एलिमेंट क्या होना चाहता है? स्टेबल होना चाहता है। ठीक है, कार्बन कैसे स्टेबल होगा? टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट और टू अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस। सिंस वी नो दैट कार्बन इज non-metal and non-metal have a tendency to gain electron. Yes, so to complete it octet, कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 4. Yes, so पहली पॉसिबिलिटी है that कार्बन will accept 4 electron and after accepting 4 electron it is converted into C4 minus ion, that is anion. Yes, now after converting into what we can say C4 minus ion, देखिए इसका आउटरमोस्ट शेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड हो चुका है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। देखो 2,8। यस, बट अब हम चेक करेंगे कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। सिंस हियर क्या हुआ है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज्ड बाय 4, so now the number of electron becomes 10. Okay, but the number of protons will remain 6. Got it? So it is very difficult for nucleus to hold 10 electron with just 6 proton. Okay, why? Due to inter-electronic repulsion. Okay, this C4 minus ion is unstable. So carbon will not form C4 minus ion. So the second possibility is that carbon will lose 4 electron. Carbon is losing 4 electron, and after losing 4 electron, carbon is converted into C4 plus ion. Yes, तो पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी 2,4, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2, तो इसका डुप्लेट कंप्लीट हो चुका है। बट अगर मैं यहां पे फोकस करूं दैट for in C4 plus ion, number of electron is 2 and number of proton is 6. Okay, number of electron is 2, number of proton is 6. Okay, now for the conversion of carbon into C4 plus ion, huge amount of energy is needed. Okay,
बिकॉज हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो हम जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो बेटा वो न्यूट्रल कार्बन से निकलता है, इजीली निकल जाता है। लेकिन सेकंड कार्बन निकल रहा है कैटायन से, तो सेकंड वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, थर्ड इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, फोर्थ इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए और ज्यादा एनर्जी लगेगी। यस, सो बहुत ज्यादा एनर्जी लगने वाली हमारे को टू कन्वर्ट कार्बन इनटू C4+ आयन। अब चलो एनर्जी दे भी दे तो भी क्या हो रहा है, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द प्रोटॉन न्यूक्लियस टू हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स विथ 6 प्रोटॉन। ओके, तो वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। So C4- is unstable. Similarly, C4+ ion is also unstable. Okay. So यहां से कंफर्म हो चुका है कि सर ना तो कार्बन C4- आयन बना सकता है, ना वो C4+ आयन बना सकता है। तो लास्ट ऑप्शन रहता है कार्बन के पास, वो है टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो कार्बन क्या करेगा, कार्बन सर दूसरे कार्बन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। सर क्या सिर्फ कार्बन कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है क्या? नो, कार्बन कैन ऑल्सो शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन विथ एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट, ठीक है, एंड फॉर्म एंड अचीव द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, ठीक है, और कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है इतना? चलिए, सो मूव करते हैं, दैट इज बी। व्हाई डू कोवेलेंट कंपाउंड्स, व्हाई डू कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट? ओके, तो आपको ध्यान में रखना है कि सर जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, ओके, उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कैसा होता है, वीक। ओके, सो ड्यू टू वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओके, कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, दैट कोवेलेंट कंपाउंड्स are held together by weak intermolecular force of attraction. Hence the reason. Okay, so covalent compounds are held together by weak intermolecular force of attraction. That's why they possess low melting and boiling point. Clear है? चलिए, so move करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। That is, what are isomers? Draw the structures of 2 isomers of butane, that is C4H10. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोमर्स की। बोलिए आइसोमर्स क्या होते हैं, बोलिए। यस, वेरी गुड, दैट कोवेलेंट कंपाउंड्स having same molecular formula but different structural formula are known as isomers. Okay, and the phenomenon is known as
आइसोमेरिज्म। ओके, क्या बोला है हमें कि आप दो आइसोमर्स बना के बताइए, किसके? ब्यूटेन के। आइए, सो हियर वी हैव टू ड्रॉ दी टू आइसोमर्स ऑफ butane, that is C4H10. Two isomers of butane, that is C4H10. चलिए, सबसे पहले जो गिवन फॉर्मूला उस पर फोकस करते हैं। क्या बोला है सर? 4 कार्बन एटम है और 10 हाइड्रोजन एटम, राइट? इन केस ऑफ ब्यूटेन आपको पता है कि सर यहां पे देखो ANE है। ANE का मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। यस, चलो, तो सबसे पहले मैं 4 कार्बन बनाता हूं और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड दे देता हूं। तो पहली पॉसिबिलिटी है दैट ऑल द 4 कार्बन एटम्स आर अरेंज इन अ स्ट्रेट चेन। दूसरी पॉसिबिलिटी है दैट कि मैं 3 कार्बन को स्ट्रेट चेन में अरेंज करूं और 4th कार्बन को इस सेकंड कार्बन पे लगा दूं। यस, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। चलिए, अब हम यहां पे कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं, ओके, बाय यूजिंग हाइड्रोजन। तो बोलो क्या होगा? CH3 CH2 CH2 CH3 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 CH। यस, चलो देखते हैं कि ये जो दोनों फॉर्मूले मैंने बनाए हैं, दोनों कंपाउंड जो मैंने बनाए हैं, क्या वो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या? कितने कार्बन है? 4। 1 2 3 4 1 2 3 4। यस, ओके, दोनों के पास 4 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 10। 3 + 2 5 5 + 2 7 7 + 3 10। सर ये सेटिस्फाई कर रहा है। 3 + 3 6 6 + 3 9 9 + 1 10। सर ये भी C4H10 को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम यहाँ पे 2 आइसोमर्स बना चुके हैं, किसके? C4H10 के। नाम लिखते हैं। देखो यहाँ पे सारे कार्बन कैसे अरेंज है? स्ट्रेट चेन में। तो जब स्ट्रेट चेन का अरेंजमेंट होता है तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं N से। कार्बन कितने? 4, तो इसका नाम हो गया N ब्यूटेन। ओके, चलिए नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो अरेंजमेंट है कार्बन का, ये हो गया स्ट्रेट चेन। ये है आपका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। ओके, कितने कार्बन है? 1, तो इसका नाम है मिथिल ग्रुप। ओके, पोजीशन देंगे 1 2 3, तो सेकंड पोजीशन पे मिथिल ग्रुप है। टोटल कार्बन कितने हैं स्ट्रेट चेन में? 3, तो नाम क्या होगा? बोलो 2 मिथाइल प्रोपेन। गॉट इट? तो एक मॉलिक्यूल जो हमारा बना वो है N ब्यूटेन, और जो दूसरा आइसोमर बना वो है 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर है इतना? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आइए, सो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, दैट इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शंस विद केमिकल इक्वेशन। ओके, पहला है ए ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो बताइए ऑक्सीडेशन में क्या होता है? बोलो। यस, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। गॉट इट? सो इट इज अ chemical process in which substance gains oxygen and gain oxygen or loses हाइड्रोजन। ओके, तो यहां पे क्या होगा सर? गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है,
Now, to perform oxidation, we require oxidizing agent. ध्यान रखना, ये जो इस तरीके का ऑक्सीडेशन आया है हाइड्रोजनेशन के साथ, तो ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला है. कोई भी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की इक्वेशन नहीं लिख देगा Mg प्लस O2 वाली या Cu प्लस O2 वाली. गॉट इट? इस चीज का ध्यान रखेंगे. तो यहाँ पे हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अभी हमने डिस्कस किया था कि दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते. बोलो. पहला अल्कलाइन KMnO4 प्लस 8. इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? एसिडिफाइड K2 Cr2O7 प्लस 8. ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखते हैं. CH3 CH2OH, ये है इथेनॉल. ओके, सो व्हेन वी react ethanol with oxidizing agent such as alkaline KMnO4 plus 8 or acidified K2Cr2O7 plus 8. ओके, हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा CH3COOH, that is इथेनॉइक एसिड. क्लियर है इतना? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, that is हाइड्रोजिनेशन. हाइड्रोजिनेशन में क्या होगा बताइए सर? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. ओके, हाइड्रोजिनेशन. तो बोलो यहां पे क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन unsaturated hydrocarbon in the presence of nickel, platinum or palladium is known as hydrogenation. ओके, तो यहां पे निकल, प्लेटिनम और पैलाडियम क्या है? कैटालिस्ट. आई एग्जाम्पल लेते हैं. CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है इथीन, जो कि क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. ओके, प्लस रिएक्शन करवाएंगे H2 की इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लेटिनम और पैलाडियम. क्या होगा सर? एक हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के इस वाले कार्बन को जाके अटैच्ड होगा, दूसरा हाइड्रोजन इस वाले कार्बन को जाके अटैच्ड होगा. हमें मिलेगा सर प्रोडक्ट CH3 डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड CH3, that is ethane. yes, तो क्या हो रहा है बोलो सर? unsaturated compound is converted into saturated hydrocarbon, that is alkane. ओके, चलो इसका यूजेस बताइए. ये कहाँ यूज होता है सर? इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट vegetable oil
into वनस्पति घी. Okay, so this reaction is used to convert vegetable oil into वनस्पति घी. क्लियर है इतना? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. देखिए क्या बोल रहा है. राइट 3 डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस शोइंग द कन्वर्जन ऑफ 3 different chemical reactions showing the conversion of ethanoic acid to sodium ethanoate. Write balanced chemical equation in each case. Write the names of the reactants and product other than ethanoic acid and sodium ethanoate in each case. आइए तो मूव करते हम रिएक्शन नंबर 1. तो बोलो क्या बोला है कि इथेनोइक एसिड से स्टार्ट करना है और एक प्रोडक्ट सोडियम इथेनोएट मिलना चाहिए. यस, ऐसी आपको 3 रिएक्शन बतानी है. चलो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट. दैट CH3 COOH, ये है इथेनोइक एसिड. ओके, इसकी रिएक्शन करवाई आप NaOH के साथ. दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि कौन है? बेस है. तो बोलो रिएक्शन किसके बीच में हो रही है? सर एसिड और बेस के बीच में. तो कौन सी रिएक्शन होगी? न्यूट्रलाइजेशन. यस. तो क्या होगा सर? एसिड से लिख लेगा H और बेस से लिख लेगा OH. तो इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल लिख लेगा. आपको मिलेगा प्रोडक्ट CH3 COO माइनस Na प्लस प्लस H2O. तो आपको मिला यहां पे प्रोडक्ट सोडियम इथेनोएट प्लस वाटर. फोकस करिए क्या बोला हमें? इथेनोइक एसिड और सोडियम इथेनोएट को छोड़ के जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है आपको उसका नाम लिखना है. ठीक है, चलिए. तो इस पहली रिएक्शन का जो रिएक्टेंट है हमारा वो है NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. और जो प्रोडक्ट है वो है H2O, दैट इज वाटर. ठीक है, चलिए मूव करते हैं सेकेंड इक्वेशन की तरफ. सेकेंड इक्वेशन है CH3COOH प्लस सोडियम मेटल. सो इथेनोइक एसिड. आप इसकी रिएक्शन करवाइए सोडियम मेटल के साथ. तो बोलो क्या होगा? CH3COH का जो हाइड्रोजन है और जो सोडियम है, ठीक है, इनके बीच में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी. क्या देगा बोलो आपको? सर ये देगा हमें CH3COO माइनस Na प्लस प्लस हाइड्रोजन गैस यहां से इवॉल्व हो जाएगी. तो हमें मिलेगा बोलो प्रोडक्ट सोडियम इथेनोएट प्लस हाइड्रोजन गैस. इक्वेशन को बैलेंस करेंगे बेटा. राइट 2 इन फ्रंट ऑफ एसिड, 2 इन फ्रंट ऑफ सोडियम एंड 2 इन फ्रंट ऑफ सोडियम इथेनोएट. आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड हो चुकी. तो इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है हमारा वो है Na, दैट इज सोडियम मेटल. ओके, और जो प्रोडक्ट है
वो है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो 3 रिएक्शन लिखने बोला है, 2 हम लिख चुके हैं। चलिए मूव करते हैं रिएक्शन नंबर 3। तो थर्ड रिएक्शन रहेगी हमारी CH3COOH that is ethanoic acid plus NaHCO3 that is sodium bicarbonate। बोलिए इसी को हम क्या कहते हैं? यस, वेरी गुड, बेकिंग सोडा। बताइए क्या होगा जब इथेनॉइक एसिड रिएक्ट होगा सोडियम बाइकार्बोनेट से? क्या देता है? सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो यहां हमें प्रोडक्ट मिलेगा CH3COO माइनस Na प्लस CO2 गैस प्लस वाटर। तो हमें मिलेगा प्रोडक्ट सोडियम इथेनोएट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, चलिए तो बताइए इसमें रिएक्टेंट क्या है? सर इसमें रिएक्टेंट है सोडियम बाइकार्बोनेट that is बेकिंग सोडा। ओके, और प्रोडक्ट्स क्या है बताइए? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O that is water। क्लियर है इतना? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आइए, तो बेटा इस तरीके के जो ABCD PQR वाले क्वेश्चन है, ठीक है, 5 मार्क के केस में आपको इस तरह के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। आइए देखिए क्या बोल रहा है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड P, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है P, इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ वाइन। तो आपको पता है वाइन क्या अल्कोहलिक बेवरेज है। जितने भी अल्कोहलिक बेवरेज है उनका एक ही कंस्टिट्यूएंट है, एक ही मेन कंपाउंड है, उनमें क्या है? वो अल्कोहल, दैट इज इथेनॉल, राइट। तो आपको यहां से पता चल चुका है कि सर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड P है, ठीक है, वो कौन होगा? C2H5OH दैट इज इथेनॉल। यस, क्यों होगा? क्योंकि सर वो एक इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है वाइन का। गॉट इट? नाउ P on reacting with acidified K2Cr2O7 forms another compound Q। तो जब हम P की रिएक्शन करेंगे एसिडिफाइड K2Cr2O7 से, वो क्या दे रहा है? हमें एक दूसरा कंपाउंड दे रहा है जो कि क्या है? P, Q। When a piece of sodium is added to Q, a gas R evolves which burns with a pop sound। ठीक है, तो एक गैस जो बर्न हो रही है विद पॉप साउंड, वो कौन सी होती? बोलिए, हाइड्रोजन गैस। आइडेंटिफाई PQR। ठीक है, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट भी बता सकते हो। मैं जैसे पहले बता चुका हूं कि P क्या है? C2H5OH। ठीक है, तो हमें पता चल चुका है कि सर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड P, ये है सर C2H5OH दैट इज इथेनॉल। ठीक है, हम पूरे रिएक्शन के साथ लिखेंगे। क्या बोल रहा है? P को रिएक्ट करवाइए आप K2Cr2O7 से, सो CH3 CH2OH, यह है इथेनॉल,
ठीक है, इसे हमने कहा है P। यहां पे आएगा, बोलो एसिडिफाइड K2Cr2O7 प्लस। ओके, क्या देगा बोलो सर? ये देगा CH3COOH, दैट इज इथेनॉइक एसिड। ठीक है, ये जो इथेनॉइक एसिड है ये कौन है? हमारा कंपाउंड Q, कंपाउंड Q। ठीक है, तो हमने यहां पे कंपाउंड P दैट इज इथेनॉल से क्या बनाया? कंपाउंड Q दैट इज इथेनॉइक एसिड। क्या बोल रहा है? व्हेन अ पीस ऑफ सोडियम इज एडेड टू Q अ गैस R इज इवॉल्व। ओके, तो अब हमें इस इथेनॉइक एसिड की रिएक्शन करवाना है सोडियम मेटल से। सो इथेनॉइक एसिड प्लस ये है सोडियम मेटल। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी यहां पे। सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, तो बोलिए क्या मिलेगा प्रोडक्ट? CH3COO माइनस Na प्लस हाइड्रोजन गैस यहां से इवॉल्व हो, तो हमें मिलेगा प्रोडक्ट दैट इज सोडियम इथेनोएट प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, तो ये है हमारा इथेनॉइक एसिड कंपाउंड Q और हाइड्रोजन गैस है R। ओके, इट बर्न्स with a pop sound। आखिरी में आंसर लिखेंगे कंपाउंड P CH3CH2OH that is ethanol compound Q CH3COOH that is ethanoic acid gas R हाइड्रोजन गैस। ओके, समझ गए? PQR वाले क्वेश्चन जब आएंगे तो कैसे सॉल्व करना है। चलिए, सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए क्या बोल रहा है? लिस्ट 4 डिफरेंसेस इन प्रॉपर्टीज बिटवीन कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड आयोनिक कंपाउंड्स। आई तो हमको यहाँ पे डिफरेंस बताना है। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड और आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, तो मैं यहां लिख रहा हूं दैट इज कोवेलेंट कंपाउंड्स। ओके, और यहां लिख रहा हूं मैं आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है, आइए तो सबसे पहले मैं यहां पे बात करता हूं
फिजिकल स्टेट की। ठीक है, तो जो कोवेलेंट कंपाउंड्स है ये आपको तीनों फिजिकल स्टेट में मिलेंगे। ठीक है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं आयोनिक कंपाउंड्स की, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो आयोनिक कंपाउंड्स है उनका जो फिजिकल स्टेट है वो जनरली क्या होता है, सॉलिड। सो दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, चलिए सेकेंड पॉइंट की हम बात करते हैं, सोल्यूबिलिटी। ओके, तो कोवेलेंट कंपाउंड्स कैसे है सर, इनसोल्यूबल इन वाटर, इनसोल्यूबल इन वाटर, बट soluble in organic solvents. Okay, like benzene, petrol, kerosene. Ionic compound से बात करते हैं हम, solubility. Okay, so ionic compounds are soluble in water, but insoluble in organic solvents. Okay, next. Third, melting point and boiling point. तो आपको ध्यान में रखना है कोवेलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो। ओके, सो दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, नेक्स्ट आयोनिक कंपाउंड से बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। So ionic compounds generally have high melting point and boiling point. So they have high melting and boiling point. Fourth, electrical conductivity. तो आपको ध्यान में रखना है डैट दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो कोवेलेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू देयर इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस आयंस। ओके, नेक्स्ट कोवेलेंट आयोनिक कंपाउंड से बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ओके, सो इन एक्वियस सॉल्यूशन, इन एक्वियस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट, they are good conductor of electricity. Got it? तो देखो यहां पे बेटा अपन ने कोवेलेंट कंपाउंड्स की भी प्रॉपर्टी कवर कर लिया और आयोनिक कंपाउंड्स की भी प्रॉपर्टी कवर कर लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेंगे। ठीक है, चलिए सो मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। आई
क्वेश्चन नंबर 8, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग. ओके, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मैं आपको अभी बता चुका हूं दैट कोवेलेंट कंपाउंड्स आर अनेबल टू प्रोड्यूस आयंस इन वाटर और in their molten state, so they are poor conductor of electricity, that is bad conductor of electricity. Okay, चलो नेक्स्ट वाला डिस्कस करते हैं. कार्बन शोज कैटिनेशन. अब कैटिनेशन क्या है? सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट. ठीक है, तो कार्बन की एबिलिटी है कि वो अपने ही दूसरे एटम के साथ क्या हो सकता है? ज्वाइन हो सकता है. ठीक है, सो कार्बन हैज अ यूनिक एबिलिटी, ओके, टू कंबाइन विथ इट्स एटम ऑफ इट्स ओन एलिमेंट. ओके, इसे हम कहते हैं कैटिनेशन. अब ये क्यों कैटिनेशन शो करता है? बिकॉज कार्बन जो है जब वो जुड़ेगा अपने किसी दूसरे एटम के साथ तो वो अलग अलग पैटर्न से जुड़ सकता है. यस, कैसे जुड़ सकता है आइए देखते हैं. सर वो स्ट्रेट चेन बना सकता है. ओके सर, वो ब्रांच बना सकता है. ओके, सो स्ट्रेट चेन में अरेंज हो सकता है, ब्रांचिंग में अरेंज हो सकता है. ठीक है सर, वो साइक्लिक रिंग बना सकता है. ठीक है सर, क्या सिर्फ कार्बन के पास ही कैटिनेशन है क्या? नहीं, बाकी के एलिमेंट के पास भी, लेकिन कार्बन के पास कैटिनेशन पावर जो है एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स बहुत ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग है. क्यों? इट इज बिकॉज ऑफ 3 रीजन. नंबर 1, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज. इट्स स्मॉल साइज. Okay. Second, its unique electronic configuration. Okay. And the third one is great strength of carbon single bond. ओके, सो ये 3 रीजन के कारण कार्बन बाकी के एलिमेंट से ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है. क्लियर है? मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ. आइए देखिए क्या बोल रहा है. एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ सोप इन रिमूविंग एन ऑयली स्पॉट फ्रॉम अ पीस ऑफ क्लॉथ. ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए दैट मोस्ट डर्ट इज ऑयली इन नेचर. ठीक है, तो मोस्टली जो डर्ट होते हैं उनका नेचर क्या है? ऑयली. और हमें क्या पता है? एंड ऑयल does not dissolve in water. मतलब सर डर्ट वाटर में इजीली डिसॉल्व नहीं होगा. यस, चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है? किससे क्लीन करना है? सोप से. सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि सोप क्या है. जैसे आपने बताया डर्ट क्या है. ओके, सो व्हाट आर सोप? बोलिए. सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम salts of long chain carboxylic एसिड्स। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है? तो ये उसका रिप्रेजेंटेशन। गॉट इट? अब यहां पे आपको ध्यान में रखना है कि सर ये वाला जो पार्ट है इसे हम कहते हैं हेड। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे जिगजैग पार्ट, ओके, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइड्रोकार्बन पार्ट, इसे हम कहते हैं टेल। ठीक है, अब यहां पे आपको चार्जेस दिख रहे हैं,
तो जो हेड है, ठीक है, ये कैसा पार्ट है सर? ये है हाइड्रोफिलिक पार्ट, और यू कैन से हाइड्रोफिलिक एंड, ओके। और जो जिगजैग पार्ट है जो कि हाइड्रोकार्बन से बना है, जिसे हम टेल कहते हैं, ये है हाइड्रोफोबिक। यस, चलिए, तो मैं यहां पे ले लेता हूं डर्ट मॉलिक्यूल। So when we dip dirty cloth in a bucket containing soap solution, तो क्या होगा? ये जो डर्ट मॉलिक्यूल है, जिसका नेचर है ऑयली और ग्रीसी, ठीक है, ये सोप मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे डर्ट मॉलिक्यूल को फ्रॉम देयर हाइड्रोफोबिक पार्ट, ओके। और जब ये सराउंड करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा। देखिए यहां पे डर्ट मॉलिक्यूल को सराउंड कर रहा है सोप मॉलिक्यूल, ठीक है, इसे हम कहते हैं मिसेल। तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पे? मिसेल। एक मिसेल बनेगा क्या? नहीं, ऐसे बहुत सारे मिसेल्स बनेंगे, राइट। अब यहाँ पे देखिए सोप मॉलिक्यूल ने अपने हाइड्रोफोबिक पार्ट से यानी जिगजैग पार्ट से सराउंड किया किसको? डर्ट मॉलिक्यूल, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे? आप स्क्रबिंग करेंगे, रबिंग करेंगे, एजिटेशन करेंगे, जिससे कि जहां पे बड़ा डर्ट मॉलिक्यूल होगा छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होगा और फिर से सोप मॉलिक्यूल उसे सराउंड करेंगे, और ऐसे बहुत सारे क्या बनेंगे? क्लस्टर्स बनेंगे, किसके? मिसेल्स। क्लियर है इतना? अब आपको ये जो क्लॉथ है, आफ्टर स्क्रबिंग, आफ्टर एजिटेशन, ओके, आपको उसे रिंस करना है किससे? वाटर से। तो जब आप उसे वाटर से रिंस करेंगे तो क्या होगा सर? ये जो हेड है, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, वाटर लविंग पार्ट है, ये इंटरैक्शन बनाएगा किसके साथ? वाटर के साथ। तो यहां पे एक अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट होगा बिटवीन द हेड ऑफ सोप मॉलिक्यूल एंड वाटर मॉलिक्यूल, ओके। तो पहले क्या हुआ था? इस सोप मॉलिक्यूल ने ऐसे जकड़ लिया था डर्ट को। अब वाटर क्या कर रहा है सर? वाटर पुल कर रहा है किसको? सोप मॉलिक्यूल को। और सोप मॉलिक्यूल ने किसको पकड़ा है? डर्ट को। तो क्या होगा? जब सारे वाटर मॉलिक्यूल पुल एक्सर्ट करेंगे डर्ट पे, सॉरी सोप पे, तो सोप क्या करेगा? डर्ट मॉलिक्यूल को लेके बाहर हो जाएगा और हमारा जो क्लॉथ है वो क्या हो जाएगा? क्लीन हो जाएगा। समझा? क्लियर है? सो 5 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छे से प्रिपेयर करेंगे फॉर 5 मार्क्स, ठीक है। प्रॉपर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है और ये फिगर ड्रॉ करना है सोप मॉलिक्यूल का भी और मिसेल का भी। क्लियर है इतना? चलिए, सो मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखिए क्या बोल रहा है। राइट बैलेंस इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑफ मीथेन एंड इथेन इन एयर, ओके। चलिए, कौन बताएगा मीथेन क्या होता है? CH4, यस। सो CH4 इज मीथेन। बर्न करेंगे हम इसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ऑक्सीजन कहां से है बोलो? फ्रॉम एयर। हीट करेंगे, क्या देगा बोलो? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर वेपर प्लस हीट एंड लाइट। तो कौन सी रिएक्शन है? यस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहां पे आपको मिलेगा प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर वेपर
आइए इक्वेशन को बैलेंस करते बेटा। देखो कार्बन एक है, बैलेंस करने की जरूरत। हाइड्रोजन कितना है 4, यहाँ पे कितना है 2, सो राइट 2 हियर। ओके चलो ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, 2 और 2 कितना हो गया 4, राइट 2 हियर। आपकी इक्वेशन बैलेंस होगी। ओके मूव करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ, दैट इज बर्निंग ऑफ इथेन इन एयर। इथेन क्या है बोलो, C2H6, यह है इथेन। प्लस बर्न करेंगे इसे हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। अगेन बोलिए ऑक्सीजन कहां से आया सर, फ्रॉम एयर। ठीक है एरो के ऊपर आएगा 8। ओके क्या मिलेगा बोलो, सेम प्रोडक्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर वेपर प्लस हीट एंड लाइट। ओके तो हमें प्रोडक्ट मिला यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर। आइए इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। देखो बेटा यहाँ पे C2H6 के सामने 1 है, अगर आप बैलेंस करेंगे इसको तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं होगा। तो इस केस में याद रखेंगे कि हम पहले C2H6 के सामने 2 लिख देंगे, तो कार्बन कितना हो गया 2 2 4, राइट 4 ईयर। हाइड्रोजन कितना हो गया 2 6 12, यहाँ पे कितना है 2, राइट 6 ईयर। देखो कार्बन हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है। अब हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को, बोलो 4 2 8, 8 प्लस 6 बोलो 14। तो यहाँ पे आप 7 लिख दीजिए, 7 2 14। देखो आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई। क्लियर है इतना? चलिए तो यहाँ पे हमने कार्बोनेट्स कंपाउंड चैप्टर को कवर किया। ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर है फॉर 3 और 5 मार्क्स। ठीक है बहुत अच्छे से करिए। ठीक है छोटी छोटी रिएक्शंस है, एस्टरिफिकेशन सैपोनिफिकेशन भी करना है, भूलना नहीं है एस्टरिफिकेशन और सैपोनिफिकेशन। क्लियर है? ऑल द बेस्ट।